इबार्रा उन्हें रात के खाने के लिए बुलाती है और वे नीचे जाते हैं। वे सब साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद वह अपने कमरे में वापस जाता है, लेकिन पाता है कि सातोशी गायब है। उसे समझ में आता है कि सातोशी शायद हॉट स्प्रिंग्स में चला गया है और वह बस कमरे में लेटकर टीवी देखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हालांकि वह ऊब जाता है और फैसला करता है कि वह भी हॉट स्प्रिंग्स में मजा करेगा, क्योंकि वह यहाँ इसी कारण आया था। वह अपने तौलिया उठाता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात एरू से होती है। वह उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है और वह भी जवाब देती है कि वह भी हॉट स्प्रिंग्स में स्नान करना चाहती है। वे साथ साथ चलने लगते हैं और वह टिप्पणी करती है कि एरू यहाँ बहुत खुश लगती है और अपनी बहनों के साथ खेलने जा रही है, इसलिए वह उसके साथ स्नान करने नहीं आ रही है। वे अपने अपने स्नान घर में जाते हैं, जहाँ होटारो अंततः स्प्रिंग्स में आराम करने के लिए उतरता है और सातोशी से मिलता है। वे कुछ देर बहुत साधारण बातें करते हैं, लेकिन अचानक होटारो को चक्कर आने लगते हैं और सातोशी उसे जल्दी से बाहर निकालने और उसके कमरे में वापस ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोनों इबारा और सातोशी मदद करते हैं, एक गद्दा बिछाते हैं और उसे उस पर लेटाकर कंबल से ढक देते हैं ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। थोड़ी देर बाद एरू कमरे में आती है और उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। होटारो जल्दी से जवाब देता है कि वह ठीक है और बातचीत करने के लिए मुड़ता है। इस पर एरू उठकर उसे बताती है कि वे सब अगले कमरे में भूतों की कहानियां चर्चा कर रहे हैं और अगर वह बाद में बेहतर महसूस करता है और शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। कुछ समय बाद होटारो उन्हें कहानियां साझा करते हुए सुनता है और चूंकि उसके पास कुछ और करने को नहीं है, वह उन्हें सुनने लगता है। वह री को एक पुरानी कथा सुनाते हुए सुनता है, जिसमें कहा गया है कि लंबे समय पहले एक परेशान आदमी इस सराय में आया और उसने दूसरी इमारत के कमरे नंबर 7 को अपना लिया। उसने अग्रिम में भुगतान किया था और वह हमेशा वहीं रहता था। वह लंच या डिनर के लिए नहीं आता था और उसने सभी स्टाफ से कहा था कि उसके कमरे से दूर रहें और उसे परेशान न करें। एक रात सराय में रहने वाले लोगों ने एक तेज चीख सुनी। वे उसकी ओर दौड़े और देखा कि एक महिला अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। ये देखकर भयभीत थी कि कमरे नंबर 7 में रहने वाला आदमी रस्सी के किनारे झूल रहा था। ये पता चला कि उसने एक कंपनी से बहुत सारा पैसा लिया था और जब उसका व्यवसाय विफल हो गया और उसके पास उन्हें भुगतान करने का कोई तरीका नहीं बचा तो उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। री बताती है कि उस घटना के बाद से जो भी उस कमरे में ठहरता था वह छत से लटकते हुए मृत आदमी की परछाई देखता था और एक बार वहां ठहरने वाला आदमी अचानक बीमार हो गया और मौके पर ही मर गया। जब यह हद से बढ़ गया तो उनके परिवार के बुजुर्ग को बुलाया गया, जिन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और अंततः बुरी आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए अनुष्ठान किए गए और उसके सामने एक नई इमारत बनाई गई। अब कोई वहां नहीं जाता और वह इमारत छोड़ दी गई है। होटारो उठकर खिड़की से बाहर देखता है, उस कमरे की ओर जिसमें वह आदमी मरा था, और ठंड महसूस करके खिड़कियां बंद करने का फैसला करता है। हालांकि अचानक उसे बाहर एक छोटी सी छाया दौड़ती दिखाई देती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। अगले दिन वह सबसे सुंदर दृश्य के लिए जागता है, लेकिन उसे सच्ची सुंदरता की सराहना नहीं होती, इसलिए वह बस तरोताजा होकर नाश्ता करने नीचे चला जाता है। लेकिन यह देखकर चौंक जाता है कि इबार्रा एरू से चिपकी हुई भयभीत नजर आ रही है। पोतेरो पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसके उत्तर में वह बताती है कि आधी रात के बाद उसे हवा के तेज झोंके से नींद खुली और जब उसने खिड़की बंद करने के लिए मुड़ी तो उसने कमरे नंबर 7 की छत से एक आदमी की परछाई लटकी हुई देखी। वे सब नाश्ता करने बैठते हैं और रिये इबारा का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उसने जरूर कल्पना की होगी, क्योंकि वे सब डरावनी कहानियां चर्चा कर रहे थे। लेकिन वह उत्तर देती है कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। माया इस स्थिति से बहुत असहज महसूस करती है और रिये से कहती है कि उनके पिता ने इसे किसी को भी न बताने को कहा था, पर वह इसकी कोई परवाह नहीं करती।